Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called topic बड़ा मस्त होने वाला है periodic classification of elements. आराम से देखना, बहुत बढ़िया टॉपिक है periodic classification of elements. पहले मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन की वैल्यू बताता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन और थोड़ा सा इन्वॉल्व होके देखना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो क्या है. सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपको नजर आती है आपके घर में मम्मी के सामने किचन में. एक अच्छी किचन की पहचान ये होती है कि वहां पर सबसे पहले यूटेंसिल्स, वो यूटेंसिल्स जैसे कि चम्मच हो गया, करची हो गई या बेसिक चीज जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है वो सामने पड़ा होता है. किचन में सॉल्ट, शुगर, टी, कॉफी, ये वो चार आइटम्स हैं जो सामने दिखती है. किचन की खास बात होगी कि आमतौर पे जो चीज ज्यादा यूज होती है जैसे कि प्याज वगैरह वो सामने दिखेगा, यूटेंसिल सामने दिखेंगी. अगर आप किसी और की किचन में जाते हो और वहां जाके पूछते हो भाई चाय पत्ती कहाँ पड़ी है तो दिक्कत हो जाती है. आमतौर पे ये चीजें सामने पड़ी होती है, नहीं तो ड्रॉर खोल लो तो सामने नजर आ जाती है. सो दैट इज अ गुड गुड किचन. हाँ, हींग कहाँ पड़ी है ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है. मैं आपको एक और बात बताता हूं. तो एक अच्छी किचन में इस चीज की ऑलरेडी क्लासिफिकेशन हो रखी होती है. क्लासिफिकेशन मतलब किस चीज को कहां होना चाहिए एज पर जरूरत. जिसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है वो सामने होगा और पास होगा. जिसकी जरूरत कम पड़ती है वो होगा, वो दूर कहीं पीछे रखा होगा और छुपा के रखा होगा, मतलब उसको सामने दिखाने की जरूरत नहीं है. किसके घर में हींग कहां पड़ी है ये हर किसी को पता नहीं होता. चाय की पत्ती कहां पड़ी है, हाँ भाई साहब वो सामने पड़ी है शेल्फ पे, देख लेना. दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. बच्चे ने कहा नहीं समझ आया. मैंने कहा मैं एक और बात बताता हूं. मैं नाइन्थ के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं टेंथ के बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं इलेवंथ के बच्चों को पढ़ाता हूं, ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाता हूं. मैं नाइन्थ के बच्चों को बुलाता हूं 3 से 4, मैं टेंथ के बच्चों को बुलाता हूं 4 से 5, इलेवंथ वालों को बुलाता हूं 5 से 6 और ट्वेल्थ वालों को बुलाता हूं 6 से 7. ये मेरा इंस्टीट्यूट का शेड्यूल है. ऐसे करके बच्चे मेरे पास पढ़ते रहते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं. बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि सर आप बच्चों को एक एक घंटा ही देते हो. मैंने कहा कोई बात नहीं जी, गलती हो गई. आप एक काम करो, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक अपने बच्चों को भेजो. 3 बजे से लेकर 7 बजे तक आप अपने बच्चों को भेजो. नाइन्थ का भी, टेंथ का भी, इलेवेंथ का भी और ट्वेल्थ का भी. मैंने कहा मैं चारों घंटे लगकर बच्चों को पढ़ाऊंगा. आप बच्चों को भेजो. चारों क्लास के बच्चे इकट्ठे आ गए और मैं अब उनको 4 घंटे बैठाने लग गया. तो आफ्टर 1 वीक ईमानदारी से बताना, मेरे पास बच्चे बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, और बच्चे ट्यूशन ज्वाइन करेंगे या कम हो जाएंगे. तो मैं गारंटी देता हूं, 100% गारंटी है कि एक हफ्ते बाद ही मेरे पास बच्चे कम हो जाएंगे, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगी. किसी को भी कभी मैं ढंग से नहीं पढ़ा पाऊंगा. कभी नाइन्थ वाले के पास जा रहा हूँ, कभी टेंथ वाले के पास जा रहा हूँ, वहां इलेवंथ वाले शोर मचा रहे हैं और ट्वेल्थ वाले वहां गर्दी दिखा रहे हैं. मैं संभाल ही नहीं पाऊंगा और अल्टीमेटली बच्चे मुझे ही कुछ ना कुछ बोल जाएंगे, क्योंकि सर आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, उधर ज्यादा बैठे हो इधर कम बैठे हो. ग्रुप खत्म हो जाएगा. ये ग्रुप क्यों नहीं खत्म होता, क्योंकि मैंने हर क्लास का अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है कि जब मैं नाइन्थ को पढ़ा रहा हूं तब मैं सिर्फ नाइन्थ को पढ़ा रहा हूं, जब मैं टेंथ को पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ टेंथ को पढ़ा रहा हूं. उस कमरे में जितने बच्चे बैठे हैं वो टेंथ वाले बैठे हैं. जब इलेवेंथ वालों को पढ़ा रहा हूं तो तब इलेवेंथ वालों को ही पढ़ाया जा रहा है. क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल मिलता है आपकी अलमारी में. अगर आप अलमारी को छेड़ते नहीं हो, अलमारी को खराब नहीं करते हो, तो आपको पता होता है आपका रुमाल कहाँ पड़ा है, आपके अंडरगारमेंट्स कहाँ पड़े हैं, आपके कपड़े कहाँ पड़े हैं, आपकी शर्ट्स कहाँ पड़ी हैं, आपके पार्टी वियर्स कहाँ पड़े हैं. तो वो सब, अब पार्टी वियर आमतौर पे हमें कम चाहिए होता है तो वो कहीं पीछे साइड में पड़े होते हैं. नॉर्मल जीन्स टी शर्ट सामने ऊपर होती है. नाइट सूट सबसे सामने होता है, क्योंकि रात को अगर आप नाइट सूट पहनते हो, हमने तो इस जन्म में नाइट सूट नहीं पहना. रुमाल वगैरह अंडरगारमेंट्स भी पास में पड़े होते हैं क्योंकि वो डेली चाहिए होते हैं. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ
substances with similar pattern. Grouping together substances with similar pattern is called क्लासिफिकेशन। ये याद रख लेना। आपकी क्लास में 40 बच्चे हों, बट उन सब बच्चों के ग्रुप बने होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। सब अपने अपने जैसा बंदा ढूंढ लेते हैं, अपने जैसा फ्रेंड ढूंढ लेते हैं और उसके साथ ग्रुप बना लेते हैं। तो 40 के जो क्लास के बच्चे हैं वो एंड में रह जाते हैं 10 या 11 ग्रुप्स के बीच में, बट के 2 2 3 3 4 4 बच्चों का ग्रुप होता है। अब बात आती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। अभी अभी ये लेक्चर देखने से पहले मैंने गूगल देखा, तो गूगल पे एक जगह लिखा हुआ था देयर आर 118 एलिमेंट्स। कुछ जगहों पे 115 लिखा होता है, कुछ जगहों पे 114 लिखा होता है। तो आप जो लिखोगे सब पे मार्क्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो लिख लेना। देयर आर 118 एलिमेंट्स, समझना। अब उन सब एलिमेंट्स के नाम है। हर एलिमेंट का नाम इतना आसान नहीं होता। स्ट्रॉन्शियम, टाइटेनियम, जर्मेनियम, जिनके स्पेलिंग खतरनाक है, सबके अपने केमिकल सिंबल्स हैं। समझना बात को। सबके अपने केमिकल सिंबल्स हैं, सबकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और सबकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इतना कुछ है। एंड सब की अपनी और बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो अब क्या करते हैं, हम एक बुक लेते हैं, ऐसे डायरी लेते हैं, एक पेज पे एक एलिमेंट का नाम लिखने लग जाते हैं। तो बच्चा कहेगा एक ऐसी किताब बन जाएगी जिसके अंदर कम से कम 118 पेजेस होंगे। 118 पेज की किताब होगी और हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग से लिखी होगी। तो कितना आसान बात है या मुश्किल बात है? बच्चों ने कहा आसान बात है, 118 पेज की वो। मगर फिर उन्होंने देखा कि वो जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, जितने भी, वो सिर्फ ध्यान से देखना, दो कैटेगरी के हैं। दो, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ दो कैटेगरीज हैं। इस अर्थ की पॉपुलेशन, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो अप्रोक्सीमेटली 7 अरब है, 700 करोड़ है। बट दुनिया में रहने वाले दो ही बेसिकली मेन सेक्स हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। ये याद रख लेना। अब एक ट्रांसजेंडर्स भी आ रहे हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेक्स इन्वॉल्व। तो ध्यान से देखना। वन इज कॉल्ड अ मेटल एंड अनदर इज कॉल्ड अ नॉन मेटल। सारे के सारे 118 एलिमेंट्स के सिर्फ दो ही ग्रुप्स हैं भाई, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और हल्का सा मेटलॉइड्स। हल्का सा क्या बेटा? मेटलॉइड। तो बच्चा कहेगा ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 118 के वो सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 ग्रुप होते हैं कि मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। फिर मेटल्स में तीन, 1 2 3 4 प्रकार के मेटल्स, नॉन मेटल्स भी 1 2 3 प्रकार के मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो बच्चा कहेगा ये तो बहुत आसान हो जाएगा। जी हाँ, 118 पेज की बुक दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई और उससे हमें, अगर आप मेटल हो तो मुझे आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, अगर आप नॉन मेटल हो तो मुझे आपकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। सो व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? तो इसकी सबसे पहले आप डेफिनेशन सुनना। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स with similar properties together so as to, सिर्फ एक ही बात याद रख लेना, make their study, so as to make their study easier is called
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके घर में क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ढंग से हो रखा है तो आपके घर में मजा आ जाता होगा। अगर आपको सुबह उठते ही सामने जुराबे, कपड़े, नाश्ता मिल जाए तो कितनी आसान जिंदगी हो जाएगी। और सुबह उठते ही मम्मी नाश्ता जुराबे कहाँ पड़ी हैं, मम्मी कहेंगी जहाँ फेंकी हैं वहीं से उठाओ, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना, तो आपकी बस मिस होगी। बस मिस होगी तो आप लेट पहुंचोगे, पूरा का पूरा दिन की स्टार्ट ही खराब हो जाएगी। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी मच नेसेसरी। The process of arranging elements with similar properties together so as to make their study easier is called periodic classification of elements। इस चैप्टर का फ्रेम बता दूं मैं आपको। इस चैप्टर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन करी थी DOBEREINER, डॉर्बिनियर्स ने क्लासिफिकेशन सबसे पहले करी थी। उसके बाद क्लासिफिकेशन करी थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन जो करी थी वो करी थी मेंडलीव ने, मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और आजकल जो चल रहा है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि एक ही दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई, नहीं, हर बहुत बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा ऑफिस होता है, फिर उस ऑफिस में कमियां होती हैं, ज्यादा अच्छी बातें होती है, बुरी बातें होती हैं, फिर एक बड़ा ऑफिस बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब इन तीन लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी तो इन लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हुई थी, जो गलती हमें साथ लेकर अभी चलनी है। बताता हूं अभी क्या, समझना। ये गलती पहले बता दूं ताकि आपको जब मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आपको गलत नहीं लगेगा। ये ध्यान से देख लेना। इनके दौरान और इनके दौरान में आप एक प्लीज बात समझना, केमिस्ट्री अगर थोड़ी बहुत भी मैंने आपको पढ़ाई है तो मैंने आपको इतना जरूर बता दिया है कि एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपको याद हो, सपोज अगर मैं बोल दूं कि एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, 281, तो बच्चा कहेगा सर KLM, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक लूज करे खुश होने के लिए या सात गेन करे, तो बच्चा कहेगा सर ये एक लूज करेगा, सात गेन ये कर नहीं सकता। क्योंकि एक लूज करेगा तो इसलिए ये एक मेटल है। तो एक बात बता दूं, किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। बच्चा कहेगा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है, 281, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 11, सर इसके अंदर प्रोटॉन्स हो गए 11, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का। अगर आपने मेरे साथ चैप्टर्स करे हैं तो मैंने 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर्स आपको ढंग से क्लियर बताए हैं। अगर एटॉमिक नंबर बताओ तो हम किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हैं। सपोज मैंने बोला एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, तो बच्चा बोलेगा प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 4। सर एल शेल में 4 और चाहिए या फिर ये 4 लूज कर दे, तो ना 4 लेगा ना 4 देगा, ये 4 शेयर करेगा। और हर वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है वो एक नॉन मेटल होता है। ये बात याद रख लेना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू ऑल इज, पहले ये बात लोग मानते ही नहीं थे, ये लोग एक गलत धारणा में रहते थे, ये सब लोग के एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आर periodic functions of their atomic mass। इनको ये लगता था कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके मास पे डिपेंड करती है, और ये तीनों के तीनों उस गलत धारणा से
एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते थे, इसलिए तीनों के तीनों फेल हो गए। तो अब जरा ध्यान से देखना, मगर पढ़ना जरूरी है। इसमें यह पूछा जाएगा व्हाट वर द बेसिस ऑफ डी, पूरा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, DOBEREINER, डॉर्बिनियर्स क्लासिफिकेशन, ये याद रख लेना। और दूसरी चीज जो पूछी जाएगी, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ DOBEREIN, डॉर्बिनियर्स क्लासिफिकेशन। फिर आएगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जो भी आएगा उसमें भी पूछा जाएगा आपसे व्हाट वर द बेसिस ऑफ न्यूलैंड, न्यूलैंड एक साइंटिस्ट का नाम था, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और फिर पूछा जाएगा व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, अगर साथ हो, ऑफ न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर आपसे पूछा जाएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में व्हाट वर द बेसिस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। और फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट वर द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये याद रख लेना। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, बस ये चैप्टर है। क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, आपके स्पोर्ट्स वियर अलग रखे जाते हैं, जूते अलग रखे जाते हैं, स्पोर्ट्स के जूते और फॉर्मल जूते अलग होते हैं, चीजें अलग अलग शेल्व्स में रखी जाती हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन। घर की भी क्लासिफिकेशन होती है कि आप किसी भी घर में जाओ, घुसते ही बेडरूम नहीं नजर आएगा, घुसते ही होता है घर की क्लासिफिकेशन। कहीं पे भी चले जाओ, ये गेट होता है, घुसते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम, ये याद रख लेना। ड्राइंग रूम के आसपास होगा एक टॉयलेट, कि अगर गेस्ट को टॉयलेट जाना हो तो वो, आगे प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ड्राइंग रूम के बाद होता है डाइनिंग रूम। घरों का जो पैटर्न होता है, डाइनिंग रूम होता है, क्योंकि अगर कोई गेस्ट चाय पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको खाना खिलाया जाएगा। अगर जगह कम हो तो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम एक ही होते हैं, दैट डिपेंड्स। और एंड में सबसे पीछे जो होता है वो होता है बेडरूम, कि यहाँ वो रिश्तेदार रुकेगा जो बहुत क्लोज है, कि बहुत कई दिनों के लिए रहने आया है। और बेडरूम में भी एक टॉयलेट होगा। डाइनिंग रूम में टॉयलेट आमतौर पे नहीं होता, या ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम से अटैच्ड एक टॉयलेट हो जाता है। उसके बाद एक होती है बालकनी, वो कहीं भी हो सकती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आमतौर पे बेडरूम के आसपास बालकनी होती है। दैट इज ऑल क्लासिफिकेशन के लोगों के लिए जिंदगी आसान कैसे हो जाएगी। अगर घुसते ही बेडरूम हो और ड्राइंग रूम एंड में हो तो बंदा ही आपके घर में आके परेशान हो जाएगा, भाई बेडरूम पहले पड़ा था और ड्राइंग रूम सोफे एंड में लगा रखे थे, तो ये थोड़ा अजीब पैटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहले टॉर्बिनियर, DOBEREINERS, टॉर्बिनियर ने बनाए तीन तीन के ग्रुप, ग्रुप ऑफ थ्री। ग्रुप ऑफ थ्री को बोलते हैं ट्रायड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायड्स। तो डॉर्बिनियर ने ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, ऐसे ही खाली नहीं बैठा हुआ था भाई, साइंटिस्ट था। डॉर्बिनियर ने क्या किया, सबसे पहले लिया लिथियम, लिथियम जिसका सिंबल था Li और मास था 7। फिर लिया सोडियम Na23, फिर लिया पोटेशियम K39। ध्यान से देखना बेटा, ये एटॉमिक मास है, ये सिंबल है, और ये नेम ऑफ द एलिमेंट है। 1 2 3
इस ग्रुप को उसने नाम दे दिया अल्कली मेटल ग्रुप। 1 मिनट के लिए बस ध्यान देते हुए चलना, प्रॉपरली डिटेल में समझाऊंगा। डॉर्मिनियर ने एक और ग्रुप बनाया, वही सेम नेम, सिंबल, एटॉमिक मास 1, 2 और 3। नेम है कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, CaSr, Ba, 40, 80 और 137। इसको उसने नाम दे दिया एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ध्यान से देखना, एक और 3 का ग्रुप बना दिया, वही सेम नेम, सिंबल और वो। उसको भी एक बार लिख देता हूं ताकि चीज क्लियर हो जाएगी। दैट इज क्लोरीन Cl35.5, ब्रोमीन Br80, ये हेलोजन्स होते हैं ना, ये आसपास दिख जाते हैं। आयोडीन I127, इसको उसने नाम दे दिया हेलोजन ग्रुप। तो किसी ने कहा भाई ये क्या तरीका हुआ, ये 3-3 के ग्रुप ये कैसे बनाए, और इन 3-3 के ग्रुप का लॉजिक क्या है? तो सबसे पहले पूछा जाएगा व्हाट वर द बेसिस ऑफ TOBER, स्पेलिंग मेरे नहीं होंगे, EINERS, ट्रेड्स। व्हाट वर द बेसिस ऑफ डॉर्बिनियर्स ट्रेड्स, व्हाट वर द बेसिस ऑफ डॉर्बिनियर ट्रेड? तो डॉर्बिनियर ने कहा ध्यान से देखो, ये बीच वाला एलिमेंट है जो 23 एलिमेंट, 23 जिसका मास है, देखो वो 7 + 39/2 आ रहा है, 46/2 आ रहा है, 23 आ रहा है। मतलब बीच वाले एलिमेंट का मास जो आ रहा है वो ऊपर वाले और नीचे वाले की एवरेज आ रहा है। तो इतने में बच्चा बोलेगा ये दिखाना सर, जो बीच वाले का मास आ रहा है वो 40 + 137/2, मतलब 177/2। सो दैट इज 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 0.5, 88.5, विच इज नियरली इक्वल्स टू, इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है, इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है 88 पॉइंट। अच्छा, स्ट्रॉन्शियम का मैंने मास गलत लिखा है 88, स्ट्रॉन्शियम का मास 88 होता है, विच इज नियरली इक्वल्स टू 88.5। अगला आ जाओ, ये मैंने वो मास गलत लिख दिया था, ये वाला 80 इज इक्वल टू 35.5 प्लस 127, क्लास बोलेगी अपॉन 2, तो मतलब ये कितना हो गया, 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल, 3 और 5 8, क्या कर रहा हूं मैं, 3 और 3 6, 1.5 अपॉन 2, तो आ जाएगा 81 पॉइंट समथिंग, 81 पॉइंट समथिंग इज नियरली इक्वल्स टू 80। तो बच्चा देख रहा है कि सर ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3 को बोलते हैं सर ट्राइड्स, ठीक है जी, इन सच अ वे दैट एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is the arithmetic mean of first and last element, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के जो बीच वाले का मास होगा वो पहले और तीसरे की एवरेज के बराबर होगा, जो बीच वाले का मास होगा वो पहले और तीसरे की एवरेज के बराबर होगा, जो बीच वाले का मास होगा वो पहले और तीसरे की एवरेज के बराबर होगा। एंड उसके बाद उसका एक लॉटरी भी लग गई, एंड फाउंड दैट एलिमेंट्स of same triad, elements of same triad showed similar
केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई साहब, जो प्रॉपर्टी इसकी है उसकी भी प्रॉपर्टी उससे मिलती जुलती है और इसकी प्रॉपर्टी भी इससे मिलती जुलती है। इससे मिलती जुलती इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। ये उसने देखा कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आई। ये प्लीज बात समझना। और जैसे कि यहां पर दे ऑल आर मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड्स इन द फॉर्म ऑफ M2O। दे ऑल आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स थे, उनकी ऑक्साइड्स बनती थी MO की फॉर्म में, और दे ऑल वर नॉन मेटल्स। मतलब बल्ले बल्ले हो गई भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गई, उसके साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी हो गई और सब कुछ हो गया। और उसने क्या खास बात देखी कि सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम आई। बट प्रॉब्लम क्या हुई, उस समय 118 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं थे उस समय, मगर फिर भी 40-50 एलिमेंट्स तब भी डिस्कवर थे। उसकी मेजर ड्रॉबैक क्या थी, जहां पर वो फेल कर गया, हिज ड्रॉबैक वॉज ही could not classify all of then known elements. He could not classify all of the then known elements. सब एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई नहीं कर पाया, और क्योंकि वो सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया तो यहां पर वो फंस गया। क्योंकि वो सब एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया तो लोगों ने कहा भाई 50 एलिमेंट्स हैं यहां, तो सबके ग्रुप बना। अब सपोज मैथ्स में तुम्हारे 15 चैप्टर्स हैं और मैं बोलूं कि मैं 9 चैप्टर्स पढ़ा दूंगा, बहुत बढ़िया। 6 चैप्टर मैं नहीं पढ़ा सकता और वो 9 चैप्टर मैं बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा, तो क्या तुम मुझसे ट्यूशन पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। अब वो 9 चैप्टर पढ़ाने में टाइम कितना लेता हूं ये नहीं पता, बाकी के 6 चैप्टर्स के लिए अलग जाओगे, दो दो ट्यूशन पढ़ोगे, साल भर मेरे पास भी आना पड़ेगा, एक टाइम मैं भी बुला रहा हूं, दूसरा टीचर भी बुला रहा है, दिक्कत होगी। सर या तो सारे चैप्टर्स पढ़ा दो ढंग से, नहीं तो सर रहने दो। तो ये मेंडलीव डॉर्बिनियर का ड्रॉबैक था। मगर इस सब में एक अच्छी बात क्या थी कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू टेक a step towards classification of elements। क्लासिफिकेशन की तरफ स्टेप उठाने वाला वो पहला व्यक्ति था, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की तरफ स्टेप उठाने वाला वो पहला व्यक्ति था कि क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। आई होप कि मैं ये बात आपको समझा पाया हूं। इसी पूरे पेज पर डॉर्बिनियर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे वो आप सबके सामने हैं। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाएंगी। व्हाट वर डॉर्बिनियस ट्रायड्स, तो हैलोजन ग्रुप था, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप था, एक अल्कली ग्रुप था, तीन। उसके एलिमेंट्स क्या थे, एवरेज मासेस क्या थे, वो सब मैंने आपको निकाल के दे दिया है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। द लिमिटेशंस ऑफ डॉर्बिनियस क्लासिफिकेशन वाज that it failed to arrange all the then known elements in the form of triads of elements having similar chemical properties. Dorminier could identify only 3 triads from the elements known at that time. सब में से सिर्फ 3 एलिमेंट्स को वो कर पाया। जो उसकी तारीफ कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि चलो भाई उसने क्लासिफिकेशन नाम की कोई चीज करी तो सही, और जो उसकी बुराइयां कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि जब भाई सारों को क्लासिफाई कर ही नहीं पाया तो ऐसी क्लासिफिकेशन का क्या फायदा। तो इसके बाद आए हमारे भाई साहब एक और, उनका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बढ़िया है, पहले देसी भाषा में समझेंगे। उन्होंने कहा भाई एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मासेस पे, तो उन्होंने कहा अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक masses।
अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो अब मैं सारे नहीं लिख रहा, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात इज ऑक्सीजन, आठवां एलिमेंट उन्होंने यहां लिखा फ्लोरीन, सोडियम, Mg, Al, Si, Ps सल्फर, फिर Cl, K, Ca, Cr, टाइटेनियम, Mn, Fe, और यहां पर CO एंड निकल दोनों एक साथ लगा दिए, Cu, Zn, Y, In, As, Se। पहली बार मैं पूरा लिखवा रहा हूं, Br, Rb, Sr, Ce एंड La इधर, Zr इधर, अणा खाली। आपको ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं याद करना आपने, आपने बस ये देखना है 1 2 3 4 5 6 7 उन्होंने एलिमेंट्स लगाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो 7 एलिमेंट्स एक हॉरिजॉन्टल रो में आए। अभी जो आठवां एलिमेंट आ रहा था, इसकी प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा हाइड्रोजन से नहीं मिल रही थी, मगर इनकी प्रॉपर्टी बहुत मिलती थी, बहुत मिलती थी, बहुत ज्यादा मिलती थी, बहुत ज्यादा मिलने लगी। तो लॉटरी लग गई भाई। उन्होंने कहा यहां नहीं मिलती थी, मगर अगर यहां नीचे से काउंटिंग करो, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, भाई इनकी प्रॉपर्टी तो बहुत आपस में मिलती थी, और इनकी प्रॉपर्टी बहुत आपस में मिलने लग गई। तो उसने क्या बोला, व्हेन when we arrange elements in increasing atomic masses, the properties of every eighth the properties of every eighth element starting from the left are a repetition of properties of the first element are the repetition of properties of the first element। सपोज अगर मैं अपनी काउंटिंग जहां मर्जी से शुरू करो, सपोज अगर मैं बोल देता हूं दिस इज 1, तो 2 3 4 5 6 7 और आठवां, हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती होगी, और हुई भी भाई साहब हुई। चारों तरफ हाहाकार मच गई, हाहाकार। यार इस बंदे ने तो डॉर्बिनियर से भी ज्यादा क्लासिफाई कर दिए। तो इसको कंपेयर करा जाने लगा म्यूजिकल नोड्स से। म्यूजिकल नोड्स अगर आपको थोड़ा सा पता हो, सारे गामा पादा नी सा, तो 7 होते हैं, 7 सुरों का सारे गामा पाधा नी फिर सा। तो इसको कंपेयर करा जाने लगा म्यूजिकल नोड्स के साथ। ये कि बहुत 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 बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। मगर फिर बच्चों ने देखा ये वाली प्रॉपर्टीज कुछ मिलती जुलती नहीं आ रही थी, ये वाली प्रॉपर्टी भी मिलती जुलती नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी, यहां गड़बड़ हो गई। तो बच्चे ने कहा ये जो भी कर रहा है ना, उसने टेबल तो बना दिया है, मगर वो टेबल सिर्फ एक्सेप्टेबल है यहां तक तो प्रॉपर्टीज मिल रही हैं जैसे तैसे, चलो मान लेते हैं। तो पहली गलती क्या हो गई कि अब हम करेंगे इनकी ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स पहली, ही कुड क्लासिफाई एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम ओनली। सिर्फ कैल्शियम तक क्लासिफाई कर पाए भाई साहब, कैल्शियम के बाद सारा मामला फेल होने लग गया, समझना। दूसरी बात जो इन्होंने बोल दी, उसने इनको मरवा ही दिया। ही assumed that there
are 56 elements and ये वर्ड इनको मरवा गए. No more elements would be discovered further. इन्होंने ये बोल दिया कि दुनिया में और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे which happened otherwise. ये इनकी सोच से उल्टा हुआ. ये इनकी दूसरी गलती थी. और तीसरी गलती मैं हल्की सी यहां लिखवा देता हूं, दैट इन ऑर्डर टू प्लेस एलिमेंट बिलो वन अनदर ही प्लेस्ड टू एलिमेंट्स इन प्लेस ऑफ वन. एक एलिमेंट की जगह पर जबरदस्ती इन्होंने दो दो एलिमेंट्स प्लेस कर दिए. सेम गलती. ये देखो, एक एलिमेंट की जगह पे दो एलिमेंट नहीं आ सकते. और एक बात इन्होंने और बोली कि आयरन की प्रॉपर्टी जो कोबाल्ट से मिलती थी, दे वर वेरी फार प्लेस्ड. ये तीन. तो आपको अगर ड्रॉबैक आएगा तो एक तो वो सबको क्लासिफाई, सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई वो भी नहीं कर पाए. सेकंड ड्रॉबैक, 56 एलिमेंट्स के बाद उन्होंने बोला और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, जबकि और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए. और तीसरी बात, वो एक दूसरे को साथ एक के नीचे दूसरे लाने के चक्कर में एक ही की जगह पर उन्होंने दो दो एलिमेंट्स डिस्कवर मतलब पुश कर दिए, जिसकी वजह से उनका पीरियोडिक टेबल कामयाब नहीं हो पाया. ये बात याद रख लेना. एक्चुअली में पुराने जमाने में जैसे कि लिथियम की ऑक्साइड बनती थी Li2O, सोडियम की ऑक्साइड बनती थी Na2O, और पोटेशियम की ऑक्साइड बनती थी K2O, और वैसे ही मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनती थी MgO, कैल्शियम की ऑक्साइड बनती थी CaO. तो इन एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला माना जाता था. इन एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला माना जाता था. मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वर predicted by the formulas of their oxides etc. वैसे बोलते ही एटॉमिक मास थे, बट थोड़ा सा उसका ऑक्साइड का नेचर देख लेते थे. ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स, जैसे कि इन सब की हाइड्राइड बनती थी LiH, NaH, KH. इनकी जबरदस्ती बन जाती थी. MgH2 बनती नहीं है, बहुत मुश्किल है. CaH2. तो सिमिलर हाइड्राइड्स बनती थी. तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टी वाला मानने में मदद करते थे. तो अगर कोई बच्चा साथ है तो सबसे पहले हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बताया. क्लासिफिकेशन सिर्फ इसलिए करा जाता है ताकि पढ़ाई इजी हो सके. थर्ड बात, हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ लिया है. हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ लिया है. हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ लिया है. और हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ लिया है. इन चारों चीजों को लिख लिख के करना. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये और सिर्फ ये बताऊंगा. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो होते हैं, इनको, ये हॉरिजॉन्टल रोज है. ये जो मैं काले पेन से कर रहा हूं, इन हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं, ध्यान से देख लेना, पीरियड्स. दीज आर कॉल्ड पीरियड. पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5. ये वर्टिकल एलिमेंट्स को बोलते हैं ग्रुप. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7. ये जो वर्टिकल हैं इनको ग्रुप बोला जाता है. जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको पीरियड बोला जाता है. थोड़ा सा बस ध्यान दे लेना. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इट वाज अ हेवी लेक्चर, स्ट्रॉन्ग लेक्चर. आई होप कि आपको समझ आया हो. फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय. गॉड ब्लेस ऑल. जय माता दी. जय माता दी बेटा.